हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा हर साल निकाली जाती है। और इसमें ओवरव्यू होता है बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ये दोनों जगह सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना निकालती है हर साल बजट से पहले। तो ये 23-24 जो है आपका पिछले साल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ओवरऑल समरी, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट की क्या उपलब्धि रही, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना % ग्रोथ हुआ, क्या शॉर्टफॉल्स रहे, आगे का क्या रोड मैप होगा, ये सब की जानकारी इसमें रहती है। प्लस जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें जितने भी स्कीम्स वगैरह का जिक्र होता है वो आमतौर पे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण स्कीम होते हैं उसकी जानकारी इसमें होती है। दूसरा जो है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलरली आपका एसए पेपर में आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि कौन कौन से स्कीम में क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अदरवाइज कौन से सेक्टर में कितना % ग्रोथ है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आपका जीएस पेपर में भी 1 और 2 दोनों में आपका ये हेल्प करेगा। 2 में इकोनॉमी के सेक्शन में, इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह के जो पोर्शंस होते हैं उसमें आप इजीली, या इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह में आप इसका जिक्र कर सकते हैं इसके डेटा का। चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डेटा है तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। क्लियर? तो इसलिए जो है, और अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो इसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था 64th VPSC का, तो उससे जस्ट एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था। कोविड का टाइम था और गवर्नमेंट ने V-शेप रिकवरी प्रोजेक्ट की थी, यूनियन गवर्नमेंट ने। और मुझसे जो है ज़्यादातर सवाल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे गए थे। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू चल रहा था 1 फरवरी 2021 को, तो उस दिन यूनियन बजट पेश हो रहा था। हालांकि चूंकि उस दिन पेश ही हो रहा था इसलिए मुझसे बजट से ज़्यादा सवाल नहीं आया, लेकिन जस्ट एक दिन पहले इको सर्वे रिलीज हुआ था तो इको सर्वे से बहुत सारे सवाल जो है V-शेप रिकवरी वगैरह से रिलेटेड वो पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो यहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है वो ऑथेंटिक तो हैं ही, साथ ही साथ रिलीवेंट भी हो जाते हैं और हर स्टेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इको सर्वे के डिटेल में जाएंगे 23-24 के, कि बिहार गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बेसिकली क्या क्या सेक्टर में क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या चुनौतियां और कितने % वगैरह को डील कर रहा है आपके अलग अलग सेक्टर्स में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो एक ओवरव्यू का होता है किसी भी इको सर्वे में। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक ओवरव्यू अगर देखा जाए कि बिहार की इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है, हम लोग थोड़ा इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे हर एक चैप्टर को, ताकि हमें जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे और एग्जाम में उसको हम इजीली जो है रेप्लिकेट कर सकें। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के लिए पब्लिश हुआ है, लेकिन अभी जो है इसका वित्तीय वर्ष जो है वो मार्च एंड जो होता है वो चूंकि कंप्लीट हुआ नहीं है, तो डेटा इसके आपके पूरे नहीं आए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो जाहिर सी बात है जो फाइनल डेटा है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 का है आपके पास। तो इसमें कह रहा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका बिहार का, जैसे जीडीपी हम लोग नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, वैसे स्टेट का जो जीडीपी होता है उसे जीएसडीपी बोलते हैं। वो करेंट प्राइसेस पे, करेंट प्राइसेस मीनिंग देयर बाई प्राइसेज ऑफ 2022-23, ये आपका 7.5 लाख करोड़ है नियर अराउंड। और रियल जीडीपी जो है वो 4.4 लाख करोड़ है। आप कहेंगे कि ये आपका करेंट प्राइसेज और रियल जीडीपी का क्या यहाँ पर महत्व है? देखिए, जो करेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी होता है उसे नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। मीनिंग देयर बाई कि जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस साल हुआ, उस वित्तीय वर्ष के रेट के हिसाब से जो मॉनेटरी वैल्यू हुआ, जैसे 2022-23 का डेटा है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। तो बिहार का नॉमिनल जीडीपी जो है वो 2022-23 में लगभग 7.5 लाख करोड़ था। रियल जीडीपी जो होता है वो बेसिकली आपका जो है एक बेस ईयर के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ को या कॉन्ट्रैक्शन को, तो वहां पर जो है आपको एक बेस ईयर की जरूरत पड़ती है कि किस रिफरेंस में आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अमूमन जो है एक आप समझ सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सरसाइज के तौर पे हर 10 साल के बाद एक बेस ईयर का सिलेक्शन किया जाता है।
तो अभी हमारा जो बेस ईयर लिया गया है वो 2011-22 का लिया गया है ज़्यादातर डेटा में। जो बेस ईयर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मामले में, एक स्टेबल ईयर होना चाहिए ताकि जो है डेटा जो हो वो ज़्यादा रिलायबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोरोना के पीरियड में कोई बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे कंपेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ईयर था, जिसमें कि आपको प्रोडक्शन भी कम हुए, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच रहा, सप्लाई साइड बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गया था। तो इकोनॉमी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की जो थी वो सभी सेक्टर्स में वो नीचे ही गई थी। तो आप ऐसे कोई भी बेस ईयर का सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको ध्यान में रखते हुए एक स्टेबल बेस ईयर का सिलेक्शन करती है। तो लास्ट जो हमारा बेस ईयर है वो 2011-22 का है, क्योंकि अभी फिर 10 साल के बाद कोविड का पीरियड आ गया था 2020 और 2021 के बीच में, तो बेस ईयर का भी निर्धारण हुआ नहीं था, तो फिर एक स्टेबल बेस ईयर को एज ए बेस माना जाएगा फर्दर। लेकिन अभी जो हम लोग बेस ईयर रियल जीडीपी के लिए कैलकुलेट करते हैं वो 2021-22 का करते हैं, तो 2011-12 का करते हैं, सॉरी 2011 और 12 का। तो जो आपका बेस ईयर होता है उस बेस ईयर की तुलना में जो आपका अभी का जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देते हैं मतलब मीनिंग देयर बाय कि 2011-12 में जो आपका इन्फ्लेशन था, जो महंगाई दर थी, और जो 2022-23 की महंगाई दर है, तो जाहिर सी बात है 22-23 आते आते महंगाई दर अधिक होने की वजह से जो है आपका करंट प्राइस पे जीडीपी जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो रियल जीडीपी जो है वो अगर बेस ईयर की तुलना में देखा जाए तो आपका हमेशा जो है वो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस से ऑलवेज कम आएगा। किसी किसी स्पेशल केसेस में आपका बढ़ सकता है जब वो आपका जो है इन्फ्लेशन दर जो हो वो डिफ्लेशन की तरफ हो बेसिकली, तब उस केस में आपका जरूर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तो रियल जीडीपी जो है वो आपका 4.4 लाख करोड़, मीनिंग देयर बाय कि आपका बेस ईयर 11-12 के हिसाब से आपका बिहार का जीडीपी है। अब तो रियल जीडीपी बेसिकली नथिंग बट द नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन। तो जब उसको महंगाई दर से एडजस्ट कर देते हैं तो जो डेटा हमारे पास आता है वो आपका रियल जीडीपी का आता है। अब जो है आपका नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, जाहिर सी बात है कि जो करंट प्राइस पे 2022-23 में प्रति व्यक्ति बिहार की आय क्या थी, तो बिहार की आय प्रति व्यक्ति 2022-23 की अगर आप बात करें तो 59,637 रुपए बताया जा रहा है, मीनिंग देयर बाय, जबकि आप रियल पर कैपिटा अगेन सेम बेस ईयर से आप इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन रेट से जो है उसको एडजस्ट कर देते हैं, वो लगभग 35,119 रुपए है। तो एक तो ये डेटा आपको प्रीलिम्स एग्जाम में एज इट इज पूछ देगा। मेंस में आपको एक कंपेयर के लिए आप ये कह सकते हैं कि बिहार का आपका जो है पर कैपिटा इनकम जरूर बढ़ा है विगत वर्षों में, पर कैपिटा इनकम जो है ये बढ़ा जरूर है, लेकिन फिर भी अभी भी बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल एवरेज का 1/3 है। क्योंकि अगर आप नेशनल एवरेज देखें सेम पीरियड का 2022-23 का नेशनल एवरेज देखें पर कैपिटा इनकम का, तो 1,96,000 के आसपास आता है लगभग प्रति व्यक्ति आय, जबकि बिहार का लगभग 60,000 के आसपास है। तो बिहार अभी भी प्रति व्यक्ति आय में जो देश भर का औसत है अलग अलग राज्यों का, उससे 1/3 इसका प्रति व्यक्ति। तो यहां अगर हम देखें तो आपका जो है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है वो मतलब 2022-23 के हिसाब से 59,000 रुपए है, जो कि नेशनल इनकम का 1/3 है। जाहिर सी बात है बिहार अभी भी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट है। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, जो इकोनॉमी के 3 मेनली सेक्टर्स माने जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या है, जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी और इसके अलावा छोटे मोटे क्वायरिंग एक्टिविटीज़ जो हल्की फुल्की जो खनन की हो गई या फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। तो अगर आप बिहार के सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है,
जैसे कि कोई उद्योग, लघु उद्योग या बड़े पैमाने के जो भी उद्योग हैं वगैरह, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, या फिर अन्य भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो ये दोनों सेक्टर का लगभग जो है 20% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि जो आपका बिहार का जीडीपी है उसमें 20% कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी का, और 20% एक्चुअल डेटा 20.7 का है, 20.7% का आपका सेकेंडरी सेक्टर से आता है, जबकि लगभग जो है 60% आपका टर्शियरी सेक्टर से आता है। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली क्या है? सर्विसेज सेक्टर को कहते हैं। जैसे आपका टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, आईटी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीईएस सेक्टर हो गया, एक्सेट्रा। तो जो टर्शियरी सेक्टर है ये आपका लगभग 60%, एक्चुअल डेटा 58.9% के आसपास है, मतलब लगभग 59% जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपका इंडिया में भी ओवरऑल अगर आप देखें नेशनल लेवल पे तो भी ऐसा ही लगभग ट्रेंड मिलता है। हालांकि वहां प्राइमरी सेक्टर का और भी कम है, लगभग 14.5 या 15% के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो जाहिर सी बात है बिहार में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर मोटा मोटी शब्दों में समझे तो कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों का कंट्रीब्यूशन इसके सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मात्र 20% है, जबकि बिहार के प्राइमरी सेक्टर में लगभग 48% लोग एम्प्लॉयड हैं, 47.8%। अब ये आपको एक बहुत ही मतलब कहें कि वरीसम फेनोमेना है, चिंताजनक बात है कि जितने ज़्यादा वर्क फोर्स, मतलब जितना लेबर ये कंज्यूम कर रहा है ये सेक्टर, उतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसी को आप कह सकते हैं मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उससे ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास और कोई रोजगार का जरिया नहीं है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो टोटल वर्कफोर्स है वो लगभग आपके 48% लोग एम्प्लॉयड हैं टोटल वर्कफोर्स के, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन मात्र 20% है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर आप बात करें तो यहां पर आप एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो देखें तो आपका 25.9%, लगभग 26% लोग जो हैं बिहार में वो एम्प्लॉयड हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जबकि इसका भी कंट्रीब्यूशन लगभग 20% के आसपास है। और टर्शियरी सेक्टर जो कि आपका सर्विसेज सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म, टूर्स, होटल्स एक्सेट्रा, इसका जो है आपका 26% आपका वर्कफोर्स को ये कंज्यूम कर रहा है, जबकि जीडीपी में लगभग 60% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बिहार के। तो यहाँ पर एक चीज़ हम क्या देखते हैं कि कृषि जो है वो मुख्य आजीविका का साधन लगभग आधे से ज़्यादा वर्कफोर्स के लिए है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आमदनी है, वो मात्र जीडीपी का 20% है। मतलब कि कुल आप बिहार के राज्य के कुल आमदनी में मात्र 20% ही योगदान कर पाता है, जबकि सर्विसेज सेक्टर जो है वो आपका 60% योगदान करता है, परंतु मात्र 26% ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसकी वजह क्या है? वजह एक ये है कि सर्विसेज सेक्टर जो होता है उसमें स्किल्ड मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपका या तो स्किल्ड मैन पावर का अभाव है, या जो स्किल्ड मैन पावर है वो माइग्रेट हो चुके हैं, या डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है जिस सेक्टर में आपको सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो चलते हैं वहां आपको काफ़ी ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या उतने ज़्यादा संख्या में नर्सिंग स्टाफ वगैरह की हम रिक्रूटमेंट कर पा रहे हैं? उतने कॉलेजेस अवेलेबल हैं क्या? आईटीआई से उतने ज़्यादा पास आउट हो पा रहे हैं? ये सब चीज़ें फैक्टर आपको सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लागू होती है कि जो मैन पावर है वो कितना स्किल्ड है। तो जाहिर सी बात है जितनी टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट आपका करता है जीडीपी में, उतना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा। क्लियर? तो इकोनॉमिक सर्वे के पहले ही चैप्टर में ओवरऑल जो आपका पिक्चर मिलता है बिहार का वो यही मिलता है कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल इनकम या नेशनल पर कैपिटा इनकम का आपका 1/3 है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि टर्शियरी सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट करता है। परंतु एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर अकेला जो है 48% लोगों को रोजगार देता है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर लगभग 26% लोगों को
रोजगार देता है। क्लियर? तो जहां एक तरफ प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर ओवरबर्डेंड है या ओवर एम्प्लॉयड है, वहीं पर ये दोनों सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर अंडर एम्प्लॉयड है। क्लियर? अगला जो चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब हम एक एक सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसके क्या मतलब जो है आउटकम्स आए हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वो इको सर्वे में दी गई है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो जाहिर सी बात है अभी जैसा पहला ही चैप्टर में हमने देखा कि बिहार में एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, 20.7% या लगभग 20% भी लिखेंगे तो चलेगा। 20.7% टू जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अगर आप देखें तो क्रॉप जो है फूड ग्रेन जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया इत्यादि, ये लगभग 9.9 या कह सकते हैं कि 10% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब हो गया जो आप बकरी पालन, भैंस का पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, या फिर आपको मुर्गी पालन हो गया एक्सेट्रा, ये सब लगभग 6.5% आपका कंट्रीब्यूट करता है विद इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इसके साथ साथ फिशिंग लगभग 2%, 1.8%, और फॉरेस्ट्री जो वन और उसके प्रोडक्ट हैं, जैसे बांस भी जो है वो फॉरेस्ट्री में ही आता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे शीशम वगैरह या आम की बागवानी एक्सेट्रा, तो ये लगभग 1.6% जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अगर आप देखें तो बिहार में फर्टाइल प्लेन बहुत ज़्यादा है, गंगेटिक वैली में पर्टिकुलरली, तो रिवर गंगा के दोनों तरफ का जो एरिया है बिहार का वो आपका जाना जाता है इसकी फर्टिलिटी की वजह से। नॉर्थ बिहार में फ्लड का इशू है, लेकिन गंगा की ट्रिब्यूटरी हर साल जो है वो एलुवियल सॉइल भी लेकर आती है, तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो बिहार में कृषि जो है वो न सिर्फ मुख्य संसाधन है बल्कि मैक्सिमम एरिया जो है बिहार का वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए एरिया जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप ओवरऑल देखें तो लगभग 54% एरिया जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो आपका जो है क्या करता है, ये एग्रीकल्चरल पर्पस में यूटिलाइज होता है। नेट सोन एरिया इन बिहार इज ऑलमोस्ट 54% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये आप लिख सकते हैं कि आपका 54% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये 54% एरिया से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20.7% या 20%। और लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, लगभग 48%, 48.7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। तो इससे क्या निकल के आता है सामने, इससे यह निकल के आता है कि ज़्यादा ज़मीनें हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पर एकड़ यील्ड जो है वो बिहार का कम है, चाहे वो धान का केस हो, चाहे वो गन्ना का केस हो, या फिर वो गेहूं का केस हो, किसी भी फसल की अगर आप बात करें तो पर एकड़ यील्ड जो है वो आपका बिहार में कम है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, और खेती जो है वो मैकेनाइज्ड कम है, कम मशीनों का इस्तेमाल होता है, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, वाटर सेविंग जो टेक्निक्स हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो खेती है वो क्या है, मॉनसून इरिगेटेड है, मतलब कि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज जो है इरिगेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण, और मैकेनाइजेशन का लेवल भी लो है, मतलब जो मशीनीकरण या नवीनीकरण होना चाहिए कृषि क्षेत्र में वह भी, चाहे वो सीड से हो, मतलब बीज की जो क्वालिटी है, या फिर ट्रेनिंग से हो फार्मर्स की, या फिर उन्हें अलग अलग इक्विपमेंट से हो। इसकी वजह से हमारा जो पर एकड़ यील्ड है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम ये पाते हैं कि 54% ज्योग्राफिकल एरिया में आपकी खेती हो रही है, जिसमें कि लगभग 48% लोग आपके एम्प्लॉयड हैं, लेकिन
आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 20% है, 1/5 है। क्लियर? इसके बाद अगर आप देखें तो रिसेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए नए कदम उठाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी स्कीम्स वगैरह का यहाँ पे जिक्र आया इकोनॉमिक सर्वे में, तो हम लोग एक स्पेशल सेशन उस पर करेंगे, स्कीम्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट का हो, सभी स्कीम को हम लोग एक जगह डिपार्टमेंट वाइज पढ़ेंगे। तो वो हमारे एग्जाम के लिए एक अलग सेशन होगा जिसपे कि हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, ओवरऑल स्कीम के फीचर्स या उसके आउटकम्स या बेनिफिट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रोस एंड कॉन्स या ड्रॉबैक्स की। तो एग्रीकल्चर में लिए गए लेटेस्ट इनिशिएटिव्स के कारण जो है बिहार को टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन और मेज प्रोडक्शन, मतलब धान, गेहूं और मक्के की खेती के लिए कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को मिले हैं। अगर आप कोसी बेल्ट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मक्के की खेती बड़े पैमाने पे होती है, जबकि अगर आप मगध बेल्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा कि धान की खेती जो है मगध और भोजपुर में वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के सुटेबिलिटी के हिसाब से क्रॉप का चयन किया जाता है और उसको प्रमोट करने के कारण जो है आपका कृषि कर्मण अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इसी तरह गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये आपका 7 निश्चय जो पार्ट 2 है उसका भी एक अंग है उसका भी एक आपका पार्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की स्कीम को प्रमोट किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो दक्षिण बिहार के एरिया में बड़े पैमाने पे आपको नहरों का निर्माण किया जा रहा है, अलग अलग, जैसे सोन नदी से नहर काटकर और फिर सभी गांवों तक उसके ब्रांचेस खोले जा रहे हैं सब्सिडियरीज के तौर पे, और उसे एमजी नरेगा के अंतर्गत लाकर जो है मैनुअल लेबर से करवा के, ताकि इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इरिगेशन भी आपका प्रमोट हो। इतना ही नहीं, चेक डैम्स वगैरह या रिजर्वायर वगैरह को रिजुविनेट करने का काम चल रहा है। ऐसा ही एक प्रोग्राम आपको पता होगा नालंदा जिले का था, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया था, है ना, प्रोजेक्ट जल संचय, प्रोजेक्ट जल संचय। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वाटर रिजर्वायर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी बहुत ही कम है, गवर्नमेंट को इसमें और ज़्यादा, या माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जिसमें कि कम से कम पानी का वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो ऐसे टेक्निक्स को गवर्नमेंट को बड़े स्तर पे प्रमोट करने की ज़रूरत है थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक सब्सिडीज एक्सेट्रा। तो हर खेत तक सिंचाई का पानी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो फीस, देखिए इसमें बहुत सारे डेटा वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो भी करोड़ के डेटा है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना करोड़ स्पेंड किया, तो ऐसे में अब वो करोड़ वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, मायने नहीं रखता है। वो आपको एग्जाम में कि हाँ भाई इसमें इतना 1000 करोड़ उतना 1000, वो आपको इतना रटने की भी जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है, मुख्य मुख्य स्कीम क्या है और मुख्य मुख्य जो डेटा है उतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, ये सारे योजनाओं के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना। उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक कॉरिडोर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेके आई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको हम लोग जब क्लास में स्पेशली इसको देखेंगे स्कीम वाले सेक्टर में, जैविक कॉरिडोर स्कीम, जैविक कॉरिडोर स्कीम, ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है। और ये जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आप बिहार के मैप को देखें तो अगर आप बिहार के मैप को देखें तो गंगा
के आसपास के जितने भी जिले हैं उसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो हैं वो बनाए जाएंगे एज अ मॉडल ऑर्गेनिक विलेजेस, जहां की ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या होगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जैविक कॉरिडोर स्कीम है वो अलोंग द बैंक ऑफ गंगा क्लस्टर ऑफ विलेजेस बनाने का है। क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ऐसे गांव जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोमोट किया जा सके और ये गंगा के किनारे बसे हुए ही गांव को फर्स्ट फेज में इसमें चयन किया जाएगा। क्लियर? तो जैविक कॉरिडोर स्कीम काफी इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको भी जो है काफी प्रमोट कर रही है, बिकॉज अभी के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ओशियन फ्लो के पैटर्न के कारण अगर आप देखें तो एल नीनो या ला नीना के कंडीशन से बहुत ज़्यादा मानसून वेरी कर रहा है और मानसून के वेरिएशन से हमारा एग्रीकल्चर वेरी कर रहा है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को आने वाले समय में क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करनी होगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप प्रोडक्शन की ज़्यादा बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा अभी उसको प्रमोट कर रही है और अलग अलग स्कीम ला रही है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने भी आपको जो है डेकेड ऑफ मिलेट्स का अनाउंस किया था। गवर्नमेंट ने भी जो है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की थी। मिलेट बेसिकली क्या है, प्रोटीन रिच भी होता है और आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती और ये आपका हीट रेसिस्टेंट भी होता है। तो मिलेट ओवरऑल अगर आप देखें जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है एक्सेट्रा, तो वो आपका जो है फॉडर ऑफ द पुअर कहा जाता है, बट फॉडर ऑफ द एनिमल्स के भी काम आता है और ये आपका जो है कम पानी में हो सकता है। तो इसको जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पर्टिकुलरली क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी, मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी गवर्नमेंट बात कर रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली दो आपके जो है फेज में बांटा गया है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनको फेज 1 और बाकी जो रिमेनिंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके क्लाइमेट चेंज से प्रभावित है एवरेज तौर पे, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है और दोनों में अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम के बारे में भी और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो हम लोग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अच्छे से उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में अगर आप देखें तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% है, जिसमें क्रॉप का लगभग 10%, लाइव स्टॉक का लगभग 6.5%, फिशिंग का लगभग 2% और फॉरेस्ट्री का लगभग 1.5% है। ठीक है, और जो नेट सोन एरिया है वो लगभग 54% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। और जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी, जैविक कॉरिडोर स्कीम और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम और जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, इन सब की बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। अब इसमें किसमें कितना % ग्रोथ हुआ, किसमें कितना करोड़ का एलोकेशन हुआ, ये सब डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जो ओवरऑल जो पहला चैप्टर में हमने देखा था ओवरऑल व्यू, इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि बिहार का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका 4.7% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मतलब कि बिहार का जो जीडीपी है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 4.7% था करंट प्राइसेस पे 2022-23 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी का वो हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपका प्रोडक्शन यूनिट्स को लगाने में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में, वो लगभग 4.7% ऑफ द जीडीपी है।
ये आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो हमें जीएफसीएफ भी जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंटरप्राइज सेक्टर, अब देखिए अलग अलग सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो बिहार में इन्वेस्टमेंट आए वो किस किस सेक्टर में आए और किन किन सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आपको ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर था, फूड प्रोसेसिंग, जिसमें लगभग आपका 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट आया। ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के तरफ से भी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिला के लगभग 40%, 39.7 है एग्जैक्ट डेटा, 40% जो है आपका इन्वेस्टमेंट वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आया। इसमें भी एक स्पेशल जो है वो आपका फोकस था, वो क्या था? इथेनॉल प्रोडक्शन पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार दोनों जो है वो इथेनॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने पे लगी हुई है, पर्टिकुलरली फॉर द ब्लेंडिंग पर्पसेस विद द पेट्रोल टू रिड्यूस द इंपोर्ट बिल एक्सेट्रा। तो यहां पर बिहार में 6 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट्स को लगाने की बात की गई है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राप्त हुए हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने भी लगभग आपका जो है वो 7,000 से 7,300 के आसपास एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर किया है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और इसमें जो है अलग अलग यूनिट्स को इंडस्ट्री लगाने के लिए इसको दिया जा रहा है लीज पे या रेंट पे एक्सेट्रा। तो ये बायडा एक एजेंसी है जो कि आपका इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए लैंड एक्विजिशन का काम करती है, क्योंकि बिहार में लैंड जो है वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड होल्डिंग है और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी परेशानी होती है ज़मीन को परचेज करने में। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो भी बिहार में, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि कई सारे उद्यमी योजना वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया और इस कारण से धीरे धीरे एसएमई भी जो है वो पेस पकड़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट दे रहा है। अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा में आप देखें तो ओवरऑल 111 स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसमें कि आपका जॉब क्रिएशन जो था वो लगभग 8,560 न्यू जॉब्स थे, पुराने जॉब को छोड़ के। और मीडियम साइज जो था वो लगभग जो है आपका वो भी 5,623 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपका तेजी से नहीं। जाहिर सी बात है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है या जो अदर अवेलेबिलिटीज़ है लाइक मैन पावर या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा समस्या है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी धीरे धीरे उनको प्रमोट कर रही है, बट अभी भी काफ़ी इसमें काम करना बाकी है। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका आईटी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर, जो हमने देखा कि 60% आपका कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 26% लोगों को दे पाता है। तो कैसे हम सर्विसेज सेक्टर को आपको प्रमोट कर सके, जिसमें कि आपका होटल, टूरिज्म, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी सेक्टर एक्सेट्रा आते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई आईटी पॉलिसी 2024 और इसमें नए इंसेंटिव्स दिए गए इन्वेस्टर को, जिसमें कि आपको कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सब्सिडी एक्सेट्रा, ये सब आपको दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
को अगर आप प्रमोट करते हैं तो इसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब प्रमोशंस के जरिए जो है गवर्नमेंट जो है न्यू आईटी पॉलिसी के जरिए आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे इस सेक्टर में भी आपका प्रयास हो रहा है। इसके अलावा न्यू टूरिज्म पॉलिसी, इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म एरियाज को आइडेंटिफाई कर रही है और इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो थीम बेस्ड किया जा रहा है। थीम बेस्ड टूरिज्म, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, जैना सर्किट हो गया एक्सेट्रा। तो अलग अलग जो थीम बेस्ड टूरिज्म है, अलग अलग जो टूरिस्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्पसेस से आना चाहते हैं अथवा किसी अन्य चीज़ों के लिए कोई टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह देखने के लिए आना चाहते हैं, तो थीम बेस्ड आपका टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्लान है। और इसके लिए जो है वो स्किल्ड मैन पावर को तैयार किया जा रहा है ट्रेनिंग के जरिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो नीड को सेटिस्फाई कर सके। आई बात समझ में? सो थीम बेस्ड टूरिज्म इंडस्ट्री बेस्ड अपॉन द स्किल्ड मैन पावर इज द प्रायोरिटी अंडर द न्यू टूरिज्म पॉलिसी। उसी तरह से फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप के जरिए जो है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब कि 2023 से 28 के बीच में जैगरी प्रोडक्शन, गुड़ के प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देने की बात की जा रही है और जैगरी प्रोडक्शन यूनिट्स को खोलने की बात की जा रही है। तो अगले 5 साल में गवर्नमेंट इस सेक्टर में भी 2023 से 28 के बीच में फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप में गवर्नमेंट जो है वो 405 नए जैगरी यूनिट्स को खोलने का प्लान बना रही है। तो आप चाहें तो एग्जाम में इन सब को स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट के स्कीम्स में कि कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। अब स्टार्टअप्स एस्पिरेशनल बिहार, जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया था उसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो बिहार के भी उद्यमियों को स्टार्टअप खोलने के लिए आपको प्रमोट कर रही है, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर यहाँ से मेनली क्या है, माइग्रेट कर जाते हैं अदर स्टेट्स में और वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो हमारा स्किल्ड मैन पावर है वो विद इन बिहार रहकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे। इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह के वेंचर कैपिटल या सीड फंड की भी व्यवस्था करती है। गवर्नमेंट खुद से जो है वो लोन वगैरह देकर प्रमोट करती है कि आप जो है स्टार्टअप खोलें। आपने चनपटिया मॉडल का नाम सुना होगा। मोतिहारी में ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक टाइम मोतिहारी जिले के चनपटिया विलेज में जो है कुछ माइग्रेंट वर्कर जो सूरत और अलग अलग जो आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं इंडिया में, सेंटर्स हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे जो कि एक्चुअली बिहार के थे और उन्होंने वहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया था और फिर बाद में डिमांड बढ़ने लगी तो एक्सपोर्ट भी उनका राइज होने लगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्पेशली एक टीम का गठन किया उसके मॉडल को स्टडी करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। आई बात समझ में? उसी तरह से अगर आप देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम क्या है कि भाई जितने भी जिले हैं सबका एक कोई ना कोई प्रोडक्ट हो जिसको कि हम पहले नेशनल लेवल पे और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे उसकी क्वालिटी को मैच करते हुए हम लोग प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जांपल भागलपुर का सिल्क है, मधुबनी का आपका पेंटिंग है, मखाना है, या फिर मुजफ्फरपुर का लीची है, तो कहीं का शाही आम है, कहीं का बालूशाही है, एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें हैं। कतरनी राइस है मगध का रीजन का। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से प्रमोट किए जा सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें कि पोटेंशियल है। तो गवर्नमेंट इसको भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के माध्यम से जो है बढ़ावा देने की प्रयास कर रही है। उद्यमी योजना जो है ये गवर्नमेंट ने खास करके जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको कि इजीली लोन जो है वो मिल नहीं पाता थ्रू द प्रॉपर चैनल और बैंकिंग चैनल, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो जैसे SC ST या वीमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर आपके माइनॉरिटीज हो गए, इन सब के लिए जो है उद्यमी योजना के तहत उनको सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाता है ताकि वो अलग अलग सेक्टर्स में अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री सेक्टर में या फिर आपका क्या बोलते हैं मिल्क एंड डेयरी सेक्टर में एक्सेट्रा, इन सब में उद्यमी योजना के तहत। इसी तरह इको टूरिज्म एंड पार्क,
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कई जगहों पे इनिशिएटिव ले रही है। आपको पटना में भी देखने को मिलेगा, कई जगह पे इको पार्क का निर्माण किया गया है। ये बेसिकली आपका इको टूरिज्म, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट जो है वो भी कई सारे बालू घाट वगैरह का ऑक्शन करता है और इससे भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा प्रमोट की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेज यहाँ एस्टेब्लिश हो सके, इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो सके, इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और इसलिए जो है आपको कई सारे स्कीम्स इसमें देखने को मिलेंगे और जो महत्वपूर्ण है उसका जिक्र इको सर्वे में किया गया है और हम लोग क्लास के माध्यम से उसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। अब बिहार में जाहिर सी बात है हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन बड़े पैमाने पे होता है। कई तरह के यहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अलग अलग शहरों में या अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिसमें कि कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। इसके अलावा डेली वेज अर्नर्स भी होते हैं जो मजदूरी का भी काम करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग देखते हैं कि आपका लेबर एंड माइग्रेशन होता है स्किल सेट के हिसाब से। अगर आप देखें तो NSSO जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी सर्वे करती है, पेरियोडिक सर्वे आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और इसने पब्लिश किया पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये आपका 22-23 का डेटा आ गया है। इसमें PLFS में आपको बताया गया कि LFPR जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ बिहार इज 50.9%, नियरली अराउंड 51% आप कह सकते हैं। मतलब कि LFPR क्या है आपका परसेंटेज ऑफ वर्कर, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, ये डिफिनीशन भी पूछ देता है एग्जाम में, पर्सन्स इन लेबर फोर्स इन पॉपुलेशन, जो कि आइदर वर्किंग हो या अवेलेबल फॉर वर्क हो लेकिन काम नहीं मिला है अभी, या फिर आपका सीकिंग फॉर वर्क हो, काम की तलाश में हो। ये तीनों कैटेगरी को रखा गया है इसमें। तो LFPR जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आपका बिहार का 51% है। मतलब कि 51% लोग जो हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको काम या तो मिला है या नहीं मिला है। और इसमें WPR जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये आपका 48.7 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। हालांकि यहाँ एम्प्लॉयड से आप ये मत समझ लीजिए कि हर कोई वेल पेड जॉब कर रहा है। यहाँ एग्रीकल्चरल लेबरर्स को भी क्या है, एम्प्लॉयड ही बताया जा रहा है। आई बात समझ में? तो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो क्या है, 48.7% है। क्लियर? अब जब ये जो आपके लेबर फोर्स एम्प्लॉयड हैं, इनको कुछ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत होती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ताकि जो है किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को कवर अप किया जा सके। अदरवाइज जो है लेबर फोर्स जो है वो क्या है, काफ़ी वल्नरेबल है। एट वर्क प्लेस भी वल्नरेबल है, डिजास्टर से भी वल्नरेबल है, मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर दोनों, या फिर आपका पैंडेमिक वगैरह से भी वल्नरेबल है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स या स्कीम्स चलाए जाते हैं ताकि लेबर फोर्स जो है वो फ्रीली अपना कार्य कर सके। तो इसी में आपका एक है शताब्दी अष्टांगी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन बेसिकली इस स्कीम का पर्पस क्या है,
इसका पर्पस ये है कि जो भी आपके लेबर फोर्स हैं वो अगर वर्क प्लेस पे किसी कारण से एक्सीडेंट होता है तो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात की गई है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा 2011 में लागू किया गया था और समय समय पे रिव्यू के साथ साथ इसमें नए प्रोविजंस भी आए और राशि को बढ़ाया भी गया। फॉर एग्जांपल ये डेथ के केस में क्या मुआवजा मिलना चाहिए, इसके अलावा अगर पार्शियल डैमेज हुआ है तो उस केस में, या फिर फुल्ली डिसेबल्ड हो चुका है उस केस में, और इसके अलावा उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, मेडिकल जो कॉस्ट है उस केस में, ये सब का अलग अलग राशि का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अंडर दिस स्कीम। तो गवर्नमेंट जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक तरह से जो वर्क प्लेस पे जो वल्नरेबल वर्कफोर्स हैं जो काम करते हैं वो आपके फ्रीली काम कर सकें, इसके लिए जो है मेनली आपका किया जाता है। इतना ही नहीं, आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, चूंकि कंस्ट्रक्शन एक मेजर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का बिहार में, तो इनके लिए भी अलग से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का प्रोविजन डाला गया है। चाइल्ड लेबर एक बड़ी समस्या है बिहार में, और अगर आप देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने और पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है उसने जो है स्कीम्स चला के चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू करके और उन्हें रिहेबिलिटेट करने का कार्य किया है। तो चाइल्ड लेबर की समस्या से भी निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रयासरत कर रही है। पर्टिकुलरली मेन फोकस जो है वो हार्मफुल इंडस्ट्रीज की तरफ है। जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं वो आपका रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम फोकस में है, जबकि जो हार्मफुल जैसे चिमनी भट्टा हो गया, आई बात समझ में, मैन्युफैक्चरिंग वेल्डिंग इंडस्ट्री हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, इन सब में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल ना हो, इस पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है। स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना भी एक तरह से देखें तो उतना ही जरूरी होता है आपका बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए। अब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें भी 15 से 29 साल के जो एज ग्रुप हैं, जो यंग एज ग्रुप है, उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन हमें लायबिलिटी ना बन पाए, इसके लिए हमें क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए स्किल सेट को इम्पार्ट करना होगा इस पॉपुलेशन को। और ये जो स्किल सेट है इसको इम्पार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ITIs को अपग्रेड करने का स्कीम चलाया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के टोटल 151 ITI कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसमें आपके 38 ITI जो है वो क्या है, वीमेन के लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है, स्पेशली फॉर वीमेन, ताकि वीमेन वर्कफोर्स भी आपको स्किल सेट को एक्वायर कर सके और मार्केट में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 एक वर्ड आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे, इंडस्ट्री 4.0, इसके स्किल सेट को मैच करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ITIs को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रमोट करने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है टाटा टेक्नोलॉजीज से, और जो 60 ITIs हैं, 60 के नियर अराउंड ITI हैं, उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वहाँ से जो स्टूडेंट निकले वो इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसको एक्वायर कर सकें। अब ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, देखिए इंडस्ट्री 4.0 जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज को बताता है। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो चौथा फेज है वो इंडस्ट्री 4.0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला फेज जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का था, जो आपका मिड 18th सेंचुरी में आया, उसमें आपका क्या था, मेनली आपका जो था वो स्टीम पावर और कोल पावर पे बेस्ड था, आई बात समझ में, एंड इट वाज लेड बाय कॉटन इंडस्ट्री, क्लियर। जो इंडस्ट्री 2.0 आया वो आपका 19th सेंचुरी में आया, जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था। तो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जो है वो 19th सेंचुरी से डोमिनेट करना शुरू हुआ, और ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग
और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा, इन सब पे बेस्ड इंडस्ट्री जो थी वो इंडस्ट्री 2.0 का हिस्सा बनी। इंडस्ट्री 3.0 क्या था? इंडस्ट्री 3.0 जो है वो आपका 20th सेंचुरी में आया, जो कि मेनली आपका इंटरनेट बेस्ड था, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या था, नेटवर्किंग बेस्ड था, जिसमें आपका आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर एक्सेट्रा, या फिर जितने भी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड सेक्टर हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का जमाना आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा बदल गई, इंडस्ट्री का एक नया रीओरिएंटेशन हो गया। आई बात समझ में? गवर्नमेंट सेक्टर भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। अब आपको सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटराइज चीज़ें होती दिखेंगी। आपको ऑलरेडी स्किल्ड जो है डेटा इंटरप्रेटर वगैरह एक्सेट्रा हर कोई मिलेगा वहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर डिवाइसेस से ही काम करता मिलेगा। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? जब आपका एक बार इंडस्ट्री 3.0 आ गया तो इसका लॉजिकल आउटकम जो है वो क्या था? अपग्रेडेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि जो इंडस्ट्री 3.0 में कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी, या आईटीईएस टेक्नोलॉजी, या आईटीसी टेक्नोलॉजी, आईसीटी टेक्नोलॉजी जिसको कहते थे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो नेक्स्ट फेज में जाकर इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा, इन सब में प्रमोट हो गई। तो अगले जो फेज की इंडस्ट्री आएगी वो इंडस्ट्री 4.0, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बाय आपका, जैसे इंडस्ट्री 3.0 पावर्ड बाय इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड आईटी रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री 4.0 जो है इट विल बी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा, और इसके लिए जो है जो स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके 60 आईटीआई को क्या किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रमोट करने का लक्ष्य रखा है फर्स्ट फेज में। क्लियर? ताकि इंडस्ट्री 4.0 के टारगेट को मीट किया जा सके। क्लियर? क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मिसमैच है डिमांड एंड सप्लाई का, और जाहिर सी बात है जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे आप चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो ये सब हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 में हम पीछे ना रह जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स एट देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटी, सब लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं आपको इंडस्ट्री 4.0 को। और एक जो है वो काफ़ी बेसिक स्कीम जो गवर्नमेंट की सबसे पेट स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और खास करके रूरल सेक्टर में जो पुअर हाउस होल्ड है उनके लिए, वो है जीविका। ठीक है? जीविका जो है वो हम लोग एज ए स्कीम इंडिपेंडेंटली हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, स्कीम वाले जो लेक्चर होंगे उसमें। जीविका बेसिकली आपका क्या है? स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपका शुरू हुआ था, उसी का जो स्टेट प्लान होता था उसे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसी का निक नेम दिया गया जीविका। इसके अंतर्गत पॉवर्टी अलेविएशन, स्किल डेवलपमेंट, और आपका जो है कलेक्टिव सपोर्ट, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेट्रा, ये सब जो है आपका बनाया जाता है। तो जीविका बेसिकली स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसके द्वारा जो है वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके द्वारा ट्रेनिंग, फाइनेंस, कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं रूरल पुअर हाउसहोल्ड को फॉर द पॉवर्टी अलेविएशन, गरीबी उन्मूलन के लिए। और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत ये फंक्शन करता है। क्लियर? तो जीविका एक महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए। क्लियर? जीविका ही जो है वो आपका
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को प्रमोट करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जीविका को ही दी गई है और ये आपका 2014 के सितंबर से इसको लागू किया गया है। तो जीविका इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ DDU GKY। ये आपका पूछ सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए किसी भी राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी अच्छी होंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना तेज़ी से होगा। तो इस सेक्टर में भी बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं, पर्टिकुलरली रोडवेज पे, इसके अलावा ब्रिजेस पे, इसके अलावा अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर गांव में आपको जो है रोड, सड़क और बिजली ये सब आपको देखने को मिलती है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना या फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना एक्सेट्रा, इन सब के माध्यम से। तो मेनली जो है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट का, जब हम लोग बजट देखेंगे बिहार गवर्नमेंट का तो उसमें हम पाते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है। मतलब कि बिहार गवर्नमेंट अपने बजट का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या असेट क्रिएशन पे खर्च करती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बूस्ट कर सके। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो उसमें भी सबसे तेजी से उभरता हुआ सेक्टर आपका है कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपका लगभग 1.5 टाइम्स जो है वो आपका 1.5 गुना तेजी से जो है वो बढ़ा है पिछले 10 सालों में। आई बात समझ में। तो बेस ईयर हमारा अगेन सेम है 2011-12 और 2011-12 की तुलना में 2022-23 आते आते कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो स्पीड है या ग्रोथ रेट है वो 1.5 टाइम्स जो है आपका बढ़ा है। एग्जैक्ट परसेंटेज, करोड़ एक्सेट्रा ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ये डेटा सब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डेटा क्या है 22-23 में जो है आपका 40.9 करोड़। तो अब ये डेटा याद करके आप एग्ज़ाम में कोट करें कोई ज़रूरी नहीं है। आप ओवरऑल कि हाँ भाई पिछले 10 साल में इसका ग्रोथ 1.5 टाइम्स से हुआ है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो यह भी 2.5 गुना लगभग बढ़ा है इसी 10 साल के टाइम पीरियड में। आई बात समझ में। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट स्टोरेज जैसे कि आपका क्या हो गया, स्टेट का रोडवेज हो गया, स्टेट हाईवेज हो गया, नेशनल हाईवेज हो गया, रेलवेज हो गए, आई बात समझ में, एयर ट्रांसपोर्ट हो गए एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पासपोर्ट बनाने की बात करें तो बिहार में पासपोर्ट बनाने का साइज जो है वो 16 गुना बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो देश से बाहर भी जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी 2.5 गुना बढ़ा। अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड होटल, ये 4 इंडस्ट्री को अगर आप मिला दें तो ये जीडीपी का, बिहार के जीडीपी का 37% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि मात्र आपका 4 या 5 सेक्टर जो है वो जीडीपी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर इसमें पोटेंशियल है तो क्यों नहीं इसको प्रमोट करके और ज़्यादा जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जाए। तो इस पर भी गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी अधिक है। अगर आप देखें तो रोड डेंसिटी के मामले में, रोड डेंसिटी जो है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे रोड डेंसिटी की अगर बात करें तो बिहार जो है वो भारत में 3रे नंबर पे आता है। तो ये आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि बिहार रैंक्स 3rd। ये क्या बताता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट ने जो है रोड और ब्रिज के क्रिएशन पे या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। इसीलिए पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे रोड डेंसिटी के मामले में बिहार जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है। इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो नई नई गाड़ियाँ जो आप खरीदते हैं मार्केट से, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स हो,
ये सब के रजिस्ट्रेशन में भी बिहार क्या है, वो आपका 3rd रैंक पे है पूरे इंडिया में। आई बात समझ में, आफ्टर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब क्या है कि बिहार में व्हीकल भी काफी बड़े पैमाने पे क्या किए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा अब यहां पे चैलेंजेस भी है गवर्नमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आप देखें तो बिहार के ज्यादातर शहर जो है वो ओवर क्राउडेड हो गए हैं और ट्रैफिक डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है। तो उसको हमें क्या करना है, बढ़ावा देने की जरूरत है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि आप पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके और इसी मॉडल पे अन्य शहरों में भी आपको बनाने की जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करें, न कि निजी व्हीकल का। इससे दो चीज़ें होंगी, लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। आई बात समझ में, और ट्रैफिक डेंसिटी भी आपकी घटेगी, ट्रैफिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा। क्लियर। बिहार गवर्नमेंट ने कई सारे जैसे क्लीन एयर फ्यूल पॉलिसी लाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन पॉलिसी लाई, जिसके वजह से ये एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम जो है वो क्या कर सकते हैं, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स है उसको अंडर कंट्रोल या मीट कर सकते हैं। आई बात समझ में। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर आप देखें तो ये 7 गुना बढ़ा है इस टाइम पीरियड में। बिहार में जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो उसका जो डेंसिटी है, जो लोगों के आने जाने का जो परसेंटेज है वो 7 गुना बढ़ा है। क्लियर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, पर्टिकुलरली फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बिहार। और गवर्नमेंट को इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, क्योंकि ये आपका टाइम भी रिड्यूस करता है, क्वालिटी भी इंप्रूव करता है और आपका वेस्टेज भी बचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पटना से कोई सामान जो है वो सपोज आपका दरभंगा पहुंचना है और वहाँ जाने में ही 8 घंटे लग जाए, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि बीच में वो खड़ा या 2 दिन तक रास्ते में जाम में फंसा रह जाए किसी कारण से, तो क्या होगा उसमें, अगर जो सामान है वो खराब भी हो सकता है, अगर पेरिसेबल आइटम्स है तो आलू है, प्याज है, एक्सेट्रा, सब्जी वगैरह। लेकिन अगर वो मात्र मान लीजिए 3 घंटे में पहुंच गया, 2 घंटे में पहुंच गया, तो क्या होगा, समय भी बचा, वही ड्राइवर जो है वो फिर दरभंगा से माल लेके वापस पटना भी आ सकता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, और क्या होगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और आपका जीडीपी भी ग्रोथ करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को प्रमोट करना बहुत ही अनिवार्य है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस। अब देखिए, ई गवर्नेंस जो है वो जाहिर सी बात है लोगों की सुविधाओं के लिए, चूंकि जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होती है जिसमें लोक कल्याण के लिए कार्य होता है, सिटीजन सेंट्रिक, तो इसके लिए आपका जो है डोर स्टेप डिलीवरी टू ऑल सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका हैसल फ्री होता है, लोगों को परेशानियां कम होती है, और इसलिए बिहार सरकार ने लगभग सारे विभाग को डिजिटाइज करने का काम किया है कि किसी भी विभाग का काम हो, चाहे आपको जाति आय आवासीय बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी हो, या और भी कोई काम, इनफैक्ट कोर्ट के भी मैटर हो, तो कोर्ट ने भी जो है वो क्या किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है ताकि आप सेवाओं का घर बैठे उपयोग कर सकें। तो ई गवर्नेंस में बिहार सरकार ने जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए हैं
और डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा आपका फोकस हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो इससे आपका करप्शन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो क्या है, कम हो गया। बिहार गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवाओं का अधिकार, और ये एक्ट के जरिए जो है वो आपका जितने भी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो सब ऑनलाइन कर दी गई और टाइम बाउंड कर दी गई कि कौन सी सेवा को कितने दिनों के अंदर में आपको दे देना है। तो वो इंडिफिनिट टाइम तक लटका के नहीं रख सकता वो डिपार्टमेंट, उसको डिस्पोज करना ही है। तो ई गवर्नेंस में RTPS का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। क्लियर। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड बिहार को डिजिटाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पार्टिकुलरली लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, इन सब के लिए दिए गए हैं नेशनल लेवल पर ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। उसी में आपका अश्विन पोर्टल है, अश्विन पोर्टल, जो कि आशा वर्कर्स के प्रोत्साहन के लिए जो है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके कार्य को, ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसमें वो अपलोड करते हैं अपने वर्क्स को, और इसके आधार पे उनका चयन किया जाता है फॉर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, मेधासॉफ्ट पोर्टल जो है ये आपका ऑनलाइन पोर्टल खोला गया गवर्नमेंट के द्वारा टू अवेल वेरियस स्कॉलरशिप एंड अदर स्कीम्स रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स। तो मेधासॉफ्ट जो पोर्टल है वो बिहार सरकार का स्टूडेंट और एजुकेशन के सेक्टर में ई गवर्नेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप देखें तो बिहार गवर्नमेंट ने जितने भी ग्राम पंचायत हैं सभी ग्राम पंचायत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू कर दिया है। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि घोस्ट अकाउंट, या जो आपको जो ये कह सकते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन मस्टर रोल पे हैं, MG नरेगा या आपको राशन कार्ड वगैरह में, या फिर आपका PDS स्कीम में, ऐसे घोस्ट अकाउंट को हटाकर और जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं सिर्फ उन्हें ही आपको दिया जा रहा है। तो DBT इन ऑल पंचायत, तो ये भी एक बहुत मेजर रिफॉर्म है बिहार में ई गवर्नेंस का। इतना ही नहीं, आपका टेलीफोन कनेक्शन और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो आपका सभी पंचायत में पहुंच चुका है। और अगर आप देखें तो बिहार का टेलीफोन डेंसिटी अगर आप देखें तो टेलीफोन डेंसिटी जो है, डेंसिटी ये आपका 53.6 पर 100 पर्सन है। मतलब कि अगर आपको 100 आदमी है तो उसमें 53 आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक परिवार में कम से कम एक मोबाइल फ़ोन तो है ही, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब कि हर एक 100 पर्सन पे 53, एक परिवार अगर आप माने कि 5 आदमी का भी है या 4 आदमी का भी है तो भी आपका मिनिमम 2 फ़ोन जो है वो हर परिवार में इंडिकेट करता है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा जो है कम्युनिकेशन का पेनिट्रेशन है वो लगभग फैमिली लेवल पे हर पंचायत में, हर विलेज में, हर ब्लॉक में पहुंच चुका है। उसी तरह से अगर आप इंटरनेट की बात करें तो वो भी आपका हर जो है पंचायत लेवल पे पहुंच चुका है और सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की ऑनलाइन की जा चुकी हैं। ERSS सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस में। ERSS का मतलब हुआ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। आई बात समझ में? तो ERSS जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ये आपका गवर्नमेंट ने शुरू किया पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन इन डिस्ट्रेस हैं वो 112 नंबर पे फ़ोन करेंगे और 112 पे फ़ोन करने पे ये एक ऑटो कंप्यूटर एडेड डिस्पैच कॉल होगा
और जो कि आपको डायरेक्ट जो है इससे लिंक करेगा और वहाँ वो 112 की जो टीम है वो पहुँच जाएगी। तो इससे न सिर्फ पुलिसिंग बेहतर हुई है, पुलिसिंग स्मार्ट हुई है, बल्कि सिटीजन सेंट्रिक और जो आपका वायोलेंस का या फिर कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो वीमेन के साथ होते थे उनको भी एक बल मिला है कि ERSS सिस्टम जो है अब फिजिकली आपको थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने से बेहतर है कि एट ए टाइम जो है आप जैसे ही डिस्ट्रेस में हैं आप 112 को डायल करेंगे और वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को तुरंत जो है अलर्ट करेगा और उससे कंप्यूटर एडेड डिस्पैच जो है वो नियरेस्ट 112 पेट्रोलिंग टीम को चली जाएगी और वो पहुंच जाएंगे स्पॉट पे। क्लियर। उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट ने पुलिस रिफॉर्म्स को और मॉडर्नाइज करते हुए आपको साइबर पुलिस स्टेशंस बनाया है, जो कि अभी 44 साइबर पुलिस स्टेशंस जो है वो फंक्शनल है पूरे बिहार में। इनका मुख्य पर्पस जो है वो साइबर क्राइम को देखना है और साइबर क्राइम में भी स्पेशली जो है आपका फाइनेंशियल क्राइम को देखना है। आप लोग बार बार एडवाइजरी भी देखते होंगे कि आपको जो है कोई फ़ोन करता है और जो है आपको OTP शेयर करने को कहता है और आपके अकाउंट से जो है पैसे गायब हो जाते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कई बार धोखाधड़ी हो जाता है। तो ऐसे क्राइम को रोकने के लिए साइबर पुलिस स्टेशंस का गठन किया गया है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है और इसके अलावा पटना में भी अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। तो टोटल 44 साइबर क्राइम स्टेशंस जो हैं वो बिहार में संचालित हो रहे हैं। उसी तरह से लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको भी फुल्ली डिजिटाइज किया गया है, और जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे आपको म्यूटेशन हो, LPC हो, परिमार्जन हो, जमाबंदी सुधार हो, या फिर और भी किसी तरह का कोई भी लैंड मैनेजमेंट या लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड आपके कार्य हो, तो उसको जो है आप ऑनलाइन ही अवेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अभी रिसेंट में सर्वे किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह का या लैंड का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिसे स्पेशल सर्वे कहते हैं, वह भी डिजिटाइज फॉर्म में ही हो रहा है। आई बात समझ में। तो यह भी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका साइबर ई-गवर्नेंस सेक्टर में। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका वो है एनर्जी सेक्टर। अब देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए आपको अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जरूरी होती है, और उसमें भी क्वालिटी ऑफ पावर जो है वो इंश्योर करना जरूरी होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है क्या वो सफिशिएंट वोल्टेज में मिल रही है कि नहीं, जिससे कि आपका नीड फुलफिल हो सके। तो अगर आप बिहार में देखें तो 2011-12 से 22-23 मतलब कि जो पिछला एक डेकेड है उसके कंपैरिजन को देखें तो इसमें सप्लाई आवर्स में इंक्रीज हुआ है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा समय तक बिजली रहती है, लोड शेडिंग या पावर शेडिंग कम होती है। क्वालिटी ऑफ पावर भी इम्प्रूव हुआ है। इन दोनों फ्रंट पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। इतना ही नहीं, पर कैपिटा कंजम्पशन की अगर आप बात करें, प्रति व्यक्ति जो पावर का खपत है वो आपका इंक्रीज हुआ है बाई 145%। अगर आप देखें तो 2011-12 में लगभग 134 किलोवाट आवर पर कैपिटा कंजम्पशन था, लेकिन यही आपका 22-23 आते आते 329 किलोवाट आवर में तब्दील हो गया। इसका मतलब है कि बिजली की खपत भी प्रति व्यक्ति आपका बढ़ा है। और जो आपका AT&C लॉसेस बेसिकली क्या है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन एंड कंजम्पशन लॉसेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजम्पशन, तो ये जो ग्रेजुअली आपका गिर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपके डिस्कॉम है, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। आई बात समझ में। तो धीरे धीरे जो है AT&C लॉसेज जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, कम होते जा रहा है। क्लियर। गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडाइज पावर देने के लिए, जैसा हमने देखा कि 7 निश्चय 2 के तहत जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि फार्मर्स को पावर की अवेलेबिलिटी लो कॉस्ट में हो सके।
ताकि उनका इनपुट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो कम रहे। क्लियर? इतना ही नहीं, बिहार जो था वो 2017-18 तक आपका एनर्जी डिफिसिट लगभग की 3400 मेगावाट का डिफिसिट था एनर्जी का, जबकि 2022-23 में आते आते हम एनर्जी सरप्लस में आ चुके हैं। मतलब कि बिहार अपने रिक्वायरमेंट से अधिक की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हालांकि रिक्वायरमेंट ही कम हो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर ज़्यादा पैमाने पे अर्बनाइजेशन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आईटी सेक्टर आएगा, तो आपके एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। अब कॉमर्शियलाइजेशन कम है तो रिक्वायरमेंट भी पावर का आपका कम है। डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। अब गरीब आदमी बहुत से बहुत तो लाइट लगाया, पंखा लगाया, किसी के घर में टीवी है, फ्रिज है। अब कितने लोग एसी अफोर्ड कर रहे हैं, आई बात समझ में? या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में एसी लगते हैं, तो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स कितने पैमाने पे आपका एक्सपेंड कर रही है, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तब जाके जो है आपका तो एनर्जी सरप्लस हम अभी स्टेज में ज़रूर हैं, बट ये कोई आपका एनर्जी सरप्लस बहुत अचीवमेंट इसको नहीं कहेंगे, आपकी डिमांड एक्चुअली कम है। रीन्यूएबल एनर्जी आपका 31% है, जिसमें आप देखें तो जाहिर सी बात है पावर का जो जनरेशन है वो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज से होता है। तो बिहार का जो पावर है उसमें रीन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, हाइडल एक्सेट्रा, इन सब से हम 31% पावर का उत्पादन करते हैं बिजली का, जबकि हमारा टारगेट जो है वो है कि हम कुल पावर जनरेशन का 35% जो है वो हम 35% जो है वो हम रीन्यूएबल सोर्सेज से हम ये करेंगे। आप देखें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि आपका इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC हुआ था, जिसके अंतर्गत इंडिया ने 33% का टारगेट रखा था, और उसके हिसाब से 33 एंड 35, और उसके हिसाब से जो है उसमें जो है धीरे धीरे जो है स्टेट को भी टारगेट दिए गए थे। तो बिहार ने 35% का टारगेट रखा था, अभी हम 31% जो है वो आपका रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आप इसको एग्जाम में कोट कर सकते हैं। मतलब कि रिमेनिंग आपका 69% जो है वो नॉन रिन्यूएबल से आता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपका पावर सेक्टर का मेजर आपका बिहार गवर्नमेंट का स्कीम्स है। अब आता है आपका रूरल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है बिहार क्या है, गांवों का ही राज्य है। यहाँ अर्बनाइजेशन का परसेंटेज काफ़ी कम है। ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, बिहार में अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन ओनली आपका क्या है 11% है। मतलब कि जो 89% है वो क्या है, पॉपुलेशन गांवों में रहती है। 89% लोग जो है वो आपका रूरल एरियाज में रहते हैं। इसीलिए ग्रामीण विकास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के विकास के लिए। अर्बनाइजेशन में भी अगर आप देखें तो मिलियन प्लस पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में मात्र एक शहर आता है, वो कौन सा है, पटना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी अर्बनाइजेशन का भी पेस जो है वो अनइवन है। एक ही सेंटर ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, बाकी जो शहरें हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। तो जहाँ 89% जनता जो हो वो गाँवों में रहती हो, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण विकास जो है वो एक महत्वपूर्ण। तो देखिए जो ग्रामीण विकास का एरिया है इस पर गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। और आप देखें तो बिहार में लगभग 10.4 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और इनके द्वारा कई सारा आपका स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। और उसी में एक है सतत जीविकोपार्जन योजना। ये आपका जीविका के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस स्कीम का जो फोकस एरिया है वो अल्ट्रा पुअर को टारगेट करना है, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। आई बात समझ में? अल्ट्रा पुअर लाइक SC ST एक्सेट्रा,
और इनके लिए जो है वो क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर जनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड से आपको 2 लाख रुपए की राशि जो है वो देती है एज अ लोन। तो 2 लाख रुपए की राशि जो है वो असेट क्रिएशन के लिए दिया जाता है कि वो अपना कोई रोजगार कर सकें। तो असेट क्रिएशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए की राशि अल्ट्रा पुअर को SC ST कम्युनिटी में सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बैंक के द्वारा बहुत सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं। अगर आप देखें तो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट क्या है, बेसिकली बैंक एट योर डोर। जो बैंक है वो आपको, जैसे बहुत सारे सिटीजन्स हैं उनको या तो बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जो है वो जाने में समर्थ नहीं है। 2 वजह से, एक तो बैंक दूर है और दूसरा क्या है, बुजुर्ग हैं या दिव्यांग है या महिलाएं हैं जो आमतौर पे गांव में ज़्यादा बाहर नहीं निकलती एक्सेट्रा। तो इसके लिए कस्टमर सर्विस पॉइंट और बैंक सखी, बैंक मित्र, ये सब स्कीम लाया गया है जो कि आपको डोर स्टेप सर्विसेज देते हैं। डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी मतलब कि आपके घर पर जाकर जो है वो आपके बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसके अंतर्गत बिहार में लगभग 5006 बैंक सखी का चयन किया गया है जो डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी रूरल एरियाज में देती हैं बैंकिंग से रिलेटेड। क्लियर। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बिहार गवर्नमेंट जो है वो बड़े पैमाने पे जॉब कार्ड भी इशू करती है अलग अलग स्कीम्स के लिए, जिसमें कि रूरल पॉपुलेशन को टारगेटेड वे में जॉब्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह स्थल योजना जो है, इसके अंतर्गत SC ST या फिर लैंडलेस जो पुअर पीपल हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़मीन या आवास वगैरह, उनको गृह स्थल योजना के अंतर्गत या महादलित विकास मिशन के अंतर्गत या फिर आपका होम स्टेट लैंड स्कीम के अंतर्गत आपको दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं कई तरह से अलग अलग जगहों पे बंदोबस्ती पर्चा होता है जो सरकारी ज़मीन पे बंदोबस्ती की जाती है रहने के लिए। इसके अलावा वासगित पर्चा होता है जो रहती भूमि पे दी जाती है। तो गृह स्थल योजना का आपका इस उद्देश्य जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास रहने के लिए वास योग्य भूमि नहीं है। उसी तरह से ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गांव-गांव में हर घर नल का जल स्कीम के द्वारा जो है वो पानी को पहुंचाने का कार्य किया जाता है वार्ड लेवल पे। ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, आपको पता होगा कि हर वार्ड में जो है वो पक्की सड़क ऑल वेदर रोड बनाने के लिए गली नली कार्यक्रम जो है वो लाया गया था। इसका जो ग्रांट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और हर एक वार्ड लेवल पे जो वार्ड मेंबर होते हैं वो चयन करते हैं इस प्रोजेक्ट का। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कई सारी डिस्क्रिपेंसीज की भी शिकायतें आई और कई सारे पुअर असेट क्रिएशन का भी शिकायत आया कि काम तो शुरू हुआ लेकिन रोड को तोड़ दिया, उसके बाद बनाया नहीं। गली नली में ये जो आपका पेयजल निश्चय योजना है उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर का जो है उसमें सप्लाई वाटर नहीं रहता या रहता भी है तो उसका आवर्स कम है, या फिर आप ये कह सकते हैं वेस्टेज होता है वगैरह वगैरह। तो कई तरह के मिसमैनेजमेंट का भी इसमें आपका इशू आया है, बट फिर भी ये आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अहम है, पर्टिकुलरली गली नली पक्कीकरण योजना। ये ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये एक महत्वपूर्ण योजना है टू प्रमोट सोलर पावर इन रूरल एरियाज पर्टिकुलरली वार्ड लेवल। तो वार्ड लेवल में क्या हो रहा है, इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट सोलर लाइट लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट सोलर लाइट, और इसका जो आपका फाइनेंसेज है वो 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो हर वार्ड में हर गली में स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने की योजना को लागू किया गया है। अब इसके एग्जैक्ट डेटा कितना लगे नहीं लगे वो जाहिर सी बात है हर महीना में चेंज होते रहेगा, तो वो उतना आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट आपका आता है जस्टिस सिस्टम। अब जस्टिस सिस्टम में भी जैसे गांधी जी भी कहते थे ग्राम स्वराज की बात करते थे, पंचायत लेवल पे ही जस्टिस सिस्टम की बात करते थे। तो बिहार गवर्नमेंट ने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राम कचहरी की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत जो है ग्राम कचहरी में सरपंच जो है वो लोकल लेवल पर डिस्प्यूट की सुनवाई करते हैं, ताकि ये मामले जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड लिटिगेशन फेज में ना जाए और जनता को परेशानी ना हो। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, पेटी डिस्प्यूट्स हैं, उसको ग्राम कचहरी के मामले लेवल पर ही सुलझाया जाता है, जिसमें दोनों सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों फाइल किए जाते हैं। और इसका जो डिस्पोजल रेट है वो लगभग 82% के आसपास है। मतलब कि बिहार में ग्राम कचहरी का फंक्शनिंग जो है वो ठीक ठाक है। जितने भी डिस्प्यूट आते हैं लोकल स्तर पे, उसका लगभग 82% जो है वो उसी स्तर पे सुलझा लिया जाता है। आप इसी से समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो अगर ये स्तर पे, ग्राम स्तर पे इसका सॉल्यूशन ना निकले तो और कितने ज़्यादा केसेस वहाँ बढ़ेंगे और पब्लिक को कितना परेशानी झेलना पड़ेगा। क्लियर? तो यह एक महत्वपूर्ण स्कीम जो है वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लागू किया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन, अर्बन डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है बिहार में अब धीरे धीरे इकोनॉमिक पेस होगा, तो इकोनॉमिक पेस के लिए भी अर्बनाइजेशन जरूरी है, ताकि मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल सके। तो इसके लिए भी जो है, चूंकि पुअर अर्बनाइजेशन है ओनली 11%, तो बिहार जो है वो क्या है, एक तो पुअर अर्बनाइजेशन और दूसरा क्या है, अर्बन प्लानिंग का यहाँ पर डिफिसिट है, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। क्योंकि अर्बन अगर आप बिहार में देखें तो क्या है, पटना में पर्टिकुलरली ट्रैफिक का इशू है, प्लस आपका क्या है, स्लम एरियाज का इशू है, आपका ड्रेनेज का बहुत बड़ा समस्या है। बारिश होती है तो कई सारे इलाकों में पानी भरा रह जाता है, और आपको जो है इनफैक्ट पटना में क्या बाढ़ भी, अर्बन फ्लड भी देखने को मिले थे कुछ वर्ष पहले। इतना ही नहीं, सैनिटेशन का भी इशू है कि जो अपशिष्ट वगैरह है उसके प्रबंधन वगैरह की यूनिट्स वगैरह वेल फंक्शन नहीं होने के कारण लोग कचरे को एक जगह डंप कर देते हैं और वो बाद में सड़ने गलने लगता है एक्सेट्रा। तो ऐसे में आपको अर्बनाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। आई बात समझ में? तो यह भी जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अब इसमें भी लगभग उसी तरह के स्कीम है जो कि आपके ग्रामीण स्तर पे देखने को मिलते हैं, जैसे शहरी पेयजल निश्चय योजना, जो कि आपके हर घर तक टैप्ड पाइप वाटर जो है वो आपको ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो सके अर्बन एरियाज में। इसके अलावा शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, जो शहरों में जो गलियां हैं वहाँ भी आपका ऑल वेदर रोड, कंक्रीट रोड आपका निर्माण हो सके, इसके लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है वैसे शहरी क्षेत्रों में भी किया गया है। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंतर्गत आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, और गंगा में वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि राज्य में भी लोहिया स्वच्छ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप पाएंगे लोहिया, ये राम मनोहर लोहिया के नाम पे लोहिया स्वच्छ बिहार, बिहार मिशन, इसके अंतर्गत जो है आपका अपशिष्ट प्रबंधन इकाई खोला जा रहा है हर गांव में। अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में WPU। ये WPU जो बनाया जा रहा है, ये जितने भी कचरा है गांव के, रूरल जो ये है स्वच्छ भारत मिशन के ही अंतर्गत है, जिसमें गांव के जितने भी रूरल वेस्ट है उसको दो पार्ट में सेग्रीगेट किया जाता है। एक कंपोजेब, जो कंपोज किया जा सकता है डिकम्पोज, और दूसरा नॉन डिकम्पोजेबल, और उसमें भी आपका ड्राई एंड वेट वेस्ट, और इससे आपका कंपोस्ट बनाया जाता है जिसे मार्केट में ऑक्शन भी किया जाता है, बेचा भी जाता है। इतना ही नहीं, यूजर चार्जेस का भी इसमें प्रावधान है, जिसमें कि 1 रुपया पर फैमिली से लिया जाना है,
और ये कचरा वाला जो गाड़ी है वो गांव में डोर टू डोर प्रतिदिन जाता है और वहाँ से अपशिष्ट कलेक्ट करता है, उसको सिग्रीगेट करता है और जो है कलर कोडिंग है इसमें, ग्रीन कलर में और आपका ब्लू कलर में अलग अलग आपका वेस्ट का डिवीजन किया जाता है और लास्ट में जो है आपका या तो पर डे 1 रुपये के हिसाब से या मंथली 30 रुपीज़ के हिसाब से आपका कलेक्ट किया जाता है। तो एक सेल्फ फाइनांस्ड एंड मैनेजमेंट यूनिट के तरह जो है इसका आपका निर्माण किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम का और शहरों में भी इसे लागू किया गया है। उसी तरह से दीनदयाल उपाध्याय आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है आपका SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स पर्टिकुलरली जो है वो एक आपके काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कड़ी हैं अर्बनाइजेशन में और ये स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके इनके अधिकारों की रक्षा के लिए तो बिहार में लगभग 1,83,925 मोटा मोटी मान ले 1,83,000 आपके स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनके लिए ऑलरेडी एक बिल पार्लियामेंट में बहुत पहले भी आया था कि इनको क्या प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। इनकी वजह से कई बार ट्रैफिक में भी कंजेशन होता है और इनकी भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह तो ये सब के लिए गवर्नमेंट इनका आइडेंटिफिकेशन कर रही है, रजिस्ट्रेशन करवा रही है म्यूनिसिपैलिटी से, इनको भी जागरूक कर रही है। अगर आप देखें तो शेल्टर होम्स जो आपके होमलेस पीपल हैं, खास करके अर्बन सेंटर्स में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो प्लेटफॉर्म पे सोते हैं या रिक्शा ऑटो में ही सो जाते हैं, उनके लिए आपको शेल्टर होम बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक होमलेस पीपल के लिए लगभग 101 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लगभग 3,704 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि जो होमलेस पीपल है वो जाकर स्टे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको अब जो है स्मार्ट सिटी का जो है प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से जो है लॉन्च किया जा रहा है अलग अलग शहरों में और इसी के अंतर्गत जो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आई बात समझ में? तो इसी में आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पटना मेट्रो रेल जो है वो एक प्राइम प्रोजेक्ट है फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। और यही जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपका पटना मेट्रो, जो कि आप जैसे ही पटना शहर में एंटर करेंगे तो अलग अलग जगहों पे मेट्रो के बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे और कार्य प्रगति पे है एक्सेट्रा। आने वाले समय में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर साबित होगा, बिकॉज ये आपको पटना में ट्रैफिक कंजेशन से लेकर लोगों के टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग और कंफर्ट लेवल को भी काफ़ी आपको इम्प्रूव करेगा। तो जाहिर सी बात है पटना मेट्रो की रिक्वायरमेंट बहुत पहले से थी, अब जितना जल्दी ये आपका चालू हो जाए और फंक्शनल हो जाए उतना बेहतर है। तो PMRC इज़ एन एग्जाम्पल कि आपका अर्बन डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है। क्लियर? इसके अतिरिक्त जो आपका अगला चैप्टर है वो है बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर। जाहिर सी बात है किसी भी राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लो कॉस्ट फाइनेंशियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी जो है और वो भी आपका जो है फ्रॉम प्रॉपर फाइनेंशियल चैनल। अब होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली आप देखें तो बैंक से लोन उनको यदि नहीं मिलता है या बैंक से लेने में देरी होती है या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको अवेलेबल अगर नहीं है, तो जो एज ए आपको सिक्योरिटी के तौर पे रखने होते हैं तो वो क्या करते हैं कि मनी लेंडर से पैसे उठा लेते हैं, सेठ साहूकार इत्यादि से, जिनका कि ब्याज दर जो है वो काफ़ी अधिक होता है। तो ऐसे मनी लेंडर्स वगैरह के या इंटरमीडियरी के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए लो कॉस्ट फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो प्रॉपर फाइनेंशियल चैनल डेट इज बैंक से आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में भी बैंक को प्रमोट कर रही है। और इसके लिए आपका एक तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है अभी जो है बैंकिंग वो आपके मोबाइल तक में आ चुका है। क्लियर? तो जितने भी बैंक हैं उनके ऐप आ चुके हैं या फिर आप UPI पेमेंट वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ बैंकिंग फैसिलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से बैंक मित्र जो हैं जो डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं आपके बैंकिंग सर्विसेज का, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, जैसे अभी हमने पहले देखा बैंक सखी, उसी तरह से बैंक मित्र और ATM वगैरह भी रूरल एरियाज में
दिए गए हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो है वो भी आपको बिहार में काफ़ी बढ़ा है और टोटल जो है बिहार में इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स जो हैं वो लगभग आपके 118 लाख हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि धीरे धीरे बिहार में इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, गांव-गांव तक पेनिट्रेट हो चुका है। प्रेजेंस ऑफ बैंकिंग नेटवर्क की अगर आप बात करें तो बिहार में बैंक जो हैं वो आपको अगर आप देखें तो 48% जो बैंक है वो रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। आपको 48% बैंक जो है वो रूरल एरियाज में, जबकि 31% जो है वो सेमी अर्बन एंड 21% जो है वो अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी बैंक से जोड़ने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो डिवीज़न है वो कैसा है, ज़्यादातर जो है बैंक जो है वो कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे स्टेट बैंक, केनरा बैंक, आई बात समझ में। और उसके बाद जो है वो रीजनल रूरल बैंक हैं, जैसे आपके उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इत्यादि। उसके बाद आपके जो है वो आपको आते हैं कौन से, प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक एंड देन स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक एंड देन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो सीरियल है इसको ध्यान में रखेंगे ताकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बैंकिंग नेटवर्क का, ये आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वगैरह भी जो है वो बिहार में बैंक का ऑलमोस्ट जो है वो ठीक ठाक है, 55.6% है। मतलब कि बिहार में जितना डिपॉजिट अमाउंट है उसका 55% लगभग जो है वो बैंक एज ए लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। और जाहिर सी बात है हमारा बैंकिंग जो है वो किस चीज़ में, नॉन परफॉर्मिंग असेट से तो जूझ ही रहा है, जो कि लगभग 9.4% जो है वो आपका एनपीए, आपका 9.3% जो है वो टोटल लोन का 9.3% जो है वो आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट है। हालांकि जो एनपीए है वो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा लोन जो कि लगभग 90 डेज या उससे अधिक तक जो है इसका इंटरेस्ट जो है प्रीमियम पे नहीं दिया गया हो। मतलब कि कोई आदमी ने लोन लिया और 3 महीने तक उसका जो है किस्त जमा नहीं किया तो उसको एनपीए के श्रेणी में डाल दिया जाता है। और अगर कोई भी लोन 1 साल तक एनपीए में रह जाता है या उससे अधिक तो उसे सब स्टैंडर्ड श्रेणी में डाल दिया जाता है। आई बात समझ में। तो एनपीए जो है वो बिहार का 9.3% है बैंकिंग सेक्टर में। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए बिहार में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर पे एक स्पेशल फोकस रहा है। कई सारी योजनाएं जो हैं वो इस सेक्टर में चल रही हैं। अगर आप देखें तो पिछले 2005-06 से 2022-23 तक, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा पॉपुलेशन जो है वो नियरली अराउंड क्या है 13 करोड़ के आसपास है। आई बात समझ में। और हम जो है पॉपुलेशन वाइज 3rd रैंक रखते हैं। तो ऐसे में जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है इस पे हमारा गवर्नमेंट का फोकस जो है वो काफ़ी अधिक है, ताकि ये जो पॉपुलेशन है उसकी जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन का, हेल्थ का एक्सेट्रा, वो आपको डिलीवर किया जा सके। और इसी क्रम में 2005-06 से 2022-23 मतलब कि लगभग आपका 16 साल का जो डेटा है उसमें ये बताया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर का जो है आपका एक्सपेंडिचर जो है, बजट जो है हेल्थ सेक्टर का, वो आपका लगभग 11 टाइम्स 11 गुना बढ़ा है। जबकि एजुकेशन सेक्टर जो है इसका एक्सपेंडिचर लगभग 10 टाइम्स बढ़ा है। मतलब सरकार के तरफ से अलग अलग योजनाओं के द्वारा जो है
वो अधिक से अधिक एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, इस बार का भी जब बजट का क्लास हम लेंगे तो उसमें देखेंगे कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जो है वो टॉप मोस्ट 2 प्रायोरिटी सेक्टर है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर साइड में। आई बात समझ में? तो ये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन क्या करता है, एक बेटर मैन पावर का निर्माण करता है जो कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसीलिए स्पेंडिंग ऑन दीज सेक्टर्स आर वेरी क्रूशियल। दूसरा क्या हो जाता है, गरीब स्टेट होने के कारण आपका ये सब हेल्थ और एजुकेशन जो है वो पब्लिक को अवेलेबल हो सके, सभी मतलब जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर कोई जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट अस्पताल में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करना या इलाज करवाना। आई बात समझ में? इसीलिए सरकार का यहाँ पर खर्च जो है सरकारी स्कूल या फिर सरकारी अस्पताल में बेहतर फैसिलिटीज़ देना, ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पर कैपिटा इनकम। आई बात समझ में? और वैसे भी आप देखें तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो भी बहुत खराब है। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से 824:1 का रेशियो है। तो अगर आप ऐसे में देखें तो बिहार में आपका क्या है, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर और पॉपुलेशन और पुअर है, और इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट अगर हेल्थ और एजुकेशन में एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा, खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है ये भी आपका ग्रेजुअली, अब इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला है, एक तो जो आपका हेल्थ सेक्टर में है तो इसका आपको देखने को मिला है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जन्म के साथ जो है उसकी एक्सपेक्टेंसी ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। एंड 2016 से 20 के बीच में अगर आप देखें तो ये 69.5 ईयर्स है। तो ये आपका एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, 69.5% 5 ईयर्स है, जो कि आपका 5 साल पहले का अगर आप डेटा लें तो 68.1 ईयर था। मतलब कि 2010 से 14 के बीच में ये क्या था, 2010 से 14 के बीच में 68.1 ईयर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ है वो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी है। मतलब कि जिस तरह से सरकार जो है वो जननी सुरक्षा योजना या फिर अन्य गवर्नमेंट सेक्टर के स्कीम्स में प्रमोट कर रही है हेल्थ सेक्टर में, उसी तरह से लोगों के जीवन जीने की आयु में भी वृद्धि हो रही है। एजुकेशन में भी सेम आउटकम आपको देखने को मिलेगा, ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा, गर्ल्स का ड्रॉप आउट और कम होगा, और साथ ही साथ आपका एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है लिटरेसी भी बढ़ेगी और टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। क्लियर? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका बढ़ा है बिहार में। एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो आपका जननी सुरक्षा योजना है, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है। क्लियर? और इसमें अब आपको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा वो एग्जैक्ट नंबर वगैरह आपको मगअप करने की जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो बदलते रहेगा हर आपको जो है सो मंथली बेसिस पे। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका 2020-21 के आसपास का जो डेटा दे रहा है इको सर्वे में, वो आपका दे रहा है कि लगभग 76.2% जो है वो वीमेन ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को आपको अवेल किया था। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जननी सुरक्षा योजना ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने पे 6,000 रुपये का आपको क्या होता है, इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा जो है समय समय पे आपको न्यूट्रिशियस डाइट भी दिया जाता है, और जो आशा वर्कर्स होती हैं वो इस योजना के अंतर्गत आपको डोर स्टेप डिलीवरी देती हैं अलग अलग सर्विसेज की। तो जननी सुरक्षा योजना इसके थ्रू जो है वो आपका क्या हुआ है,
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट हुआ, इससे दो और फायदे हुए हैं। एक फायदा आपका क्या हुआ है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब हुआ कि जो आपका नवजात जो प्रजनन होता है उसमें जो मृत्यु की दर है वो समय के साथ क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, और बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और दूसरा जो मैटरनिटी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो जननी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, उसमें भी इन्फेक्शियस डिजीज पार्टिकुलरली टेटनस एक्सेट्रा, तो उसमें भी कमी आई है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये प्रमोट किया गया हेल्थ सेक्टर में इंपॉर्टेंट स्कीम है वो भी आपका काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। किस चीज़ में, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्मोनाइज करने में। नेक्स्ट आपका इम्यूनाइजेशन कवरेज, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज का प्रोग्राम है अप टू 23 मंथ्स ऑफ द बर्थ, और इसे जो है आपका प्रमोट किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा हेल्थ में आउटकम, वैसे ही आपको एजुकेशन में भी देखने को मिलता है। और प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट जो है वो 0% है। मतलब कि बिहार में हर बच्चा जो कि 5वीं क्लास तक पढ़ता है उसमें कोई भी स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे दो चीज़ महत्वपूर्ण है। क्या, पहला ये कि रूरल एरियाज में भी हर एक गांव में एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, तो एक डिस्टेंस का जो इशू था वो कम हो गया। दूसरा क्या कि यहाँ पर मिड डे मील स्कीम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशियस फूड जो है वो गांव में जो है बच्चों को स्कूल में दिए जा रहे हैं। यह भी आपका क्या है, ड्रॉप आउट रेशियो को, एक तो उनका न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर रहा है प्लस लर्निंग आउटकम्स को बढ़ावा दे रहा है, तो ये आपका ड्रॉप आउट रेशियो को कम कर रहा है। तीसरा आपका क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लेवल पर आपका यूनिफॉर्म वगैरह के लिए, पोशाक वगैरह के लिए राशि वगैरह उपलब्ध कराई जा रही है। इन सब के कारण जो है आपका प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेशियो कम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखते होंगे एक रिपोर्ट ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये ASER के जो डेटा है उसमें देखिएगा कि बिहार का लर्निंग आउटकम कितना इंप्रूव हुआ है। अगर वो डेटा इंप्रूव होता है तब आप ज़्यादा बेहतर कोट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो आपका एजुकेशन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। क्लियर। लेकिन आपका सेकेंडरी और आपका हायर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो डिक्रीज हुआ है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में। लेकिन इसमें एक जो फिनोमेना है वो ये है कि गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो आपका कम है एज कंपेयर टू बॉयज़। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के हैं वो प्राइमरी पास करने के बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में क्या है, स्कूल छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, खैनी बनाते हैं, गुटखा खाते हैं, आई बात समझ में, कहीं जाके मजदूरी करते हैं। तो बेसिकली जो है आपका जो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है इन हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू बॉयज़। नेक्स्ट आपका जो है आता है कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने वीमेन को रिजर्वेशन दिया है। किस चीज़ में, आपको हर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो ITI हो, पॉलीटेक्निक हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, इससे भी इनका जो है इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है फॉर द हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज द चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि जाहिर सी बात है बिहार का जो है आपका क्या है, ओवरऑल देखें तो फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है और ये 2.8 के आसपास है। हमारा जो नेशनल टारगेट है वो क्या है, 2.1 का है। तो इसको ग्रेजुअली डिक्लाइन करना है, जिसमें कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है, वो आपका है कि जब वीमेन का आपका एजुकेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है या फिर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो आपका क्या है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगा। तो बिहार में जो है आप देखें तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 12% जो है इंडियाज चिल्ड्रेन जो है वो बिहार में रहते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ भारत के लगभग जो है 12% बच्चे रहते हैं। और बिहार के संदर्भ में अगर आप देखें तो आपको जो है अलग अलग एज ग्रुप का जो है अलग अलग आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 to 6 ईयर्स के एज को देखें तो इसमें आपको
16% पॉपुलेशन मिलती है, जबकि आप 18 ईयर्स के एज तक को देखें तो लगभग 42% पॉपुलेशन आपको स्टेट का मिलता है इस एज ग्रुप में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो है आपका कितना ज़्यादा जो है चिल्ड्रन का क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट की वजह से आपका कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का। और इनके लिए जो है एक जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड के ओवरऑल बेनिफिट, और एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें भी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री नर्सरी लेवल जो है इनके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये सारे स्कीम्स जो है वो हम लोग अलग लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग स्कीम से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इको सर्वे में आपका जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। और जो लास्ट है आपका वो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार जो है वो पहला ऐसा स्टेट था जिसने कि ग्रीन बजट लाया था। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने कि ग्रीन बजट इंट्रोड्यूस किया था अपने बजट में। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस स्कीम जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ऐसे जो वेस्ट लैंड है जहाँ पर कि आपको या फिर सड़क के दोनों किनारे एज ए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉलिसी की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए आप इसको कह सकते हैं स्टोर हाउसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए जो है आपको, और इसका एक और जल जीवन हरियाली का क्या है, वाटर कंजर्वेशन में भी ये मदद करता है। इतना ही नहीं, आपको ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी मदद करता है। तो ये अपने आप में एक यूनिक स्कीम है जो कि पूरे भारत में सिर्फ बिहार में इस तरह का स्कीम चलाया गया है, जल जीवन हरियाली, विच इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। क्लियर। अगला जो आपका आता है वो बिहार में जाहिर सी बात है रेनफॉल पैटर्न जो है वो काफ़ी वेरिंग है। जो आपका नॉर्थ बिहार का एरिया है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ रेनफॉल आपको मिलता है और जिसकी वजह से आपका फ्लड का सिचुएशन बना रहता है, जबकि साउथ बिहार का जो एरिया है वो ड्रॉट का सिचुएशन बना रहता है। तो रेनफॉल पैटर्न जो है आने वाले समय में पर्टिकुलरली ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के कारण जो है और ज़्यादा वेरी करेंगे, और इसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, मिटिगेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा की जरूरत पड़ेगी। तो किगाली एग्रीमेंट जो है, जिसमें आपका आगे जब हम लोग इन्वायरमेंट का सेक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वगैरह बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर में क्रॉप रेजिलिएंट और हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक कॉरिडोर स्कीम का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में वेटलैंड्स वगैरह को सुरक्षित कर, इसके लिए इन्वायरमेंट का एक अलग से हम लोग लेक्चर लेंगे। बिहार का इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, फॉरेस्ट्री इत्यादि। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जहाँ की ब्लॉक लेवल पे भी आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो टोटल 534 जो ब्लॉक्स हैं बिहार में, उन सभी ब्लॉक में आपका एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें कि आपको पता होगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 6 पॉल्यूटेंट का मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि ग्राउंड लेवल ओजोन, अनेमिया, आई बात समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसी तरह से बिहार में सभी ब्लॉक में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लगाया गया है ताकि हर एक ब्लॉक का पॉल्यूशन कंट्रोल का मैनेजमेंट किया जा सके। बिहार ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ भी क्या किया है, आपका MOU साइन किया टू प्रमोट डिफरेंट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेट्रा। IIT कानपुर के साथ जो है हमने जो है वो इंडिजीनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है और IIT कानपुर के साथ जो है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में भी इको सर्वे में देखते हैं क्या, कि आपको बिहार गवर्नमेंट के कई सारे जो है प्रोग्राम, स्कीम एंड पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो इको सर्वे जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीवेंट हो जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको मेंस में, GS में भी और एसए में भी लिखने के काम आएगा, प्लस जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 1 फरवरी को था 64th का,
तो उससे जस्ट एक दिन पहले यूनियन का इको सर्वे आया था और मेरे जो है वो लगभग 80% क्वेश्चन जो थे वो इको सर्वे पे बेस्ड थे, वी सेफ रिकवरी एक्सेट्रा पे। और जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था उस दिन बजट दिया जा रहा था भाई सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन। तो नेक्स्ट डे का जो इंटरव्यू दिया होगा 2 फरवरी वगैरह को, वो सबको यूनियन बजट से ज़्यादा क्वेश्चन रहे होंगे। तो इको सर्वे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में। बजट का एक हम अलग से वीडियो लेंगे, सेक्शन लेंगे, जिसमें कि हम लोग बिहार गवर्नमेंट के बजट को देखेंगे। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो और भी अपडेट्स जो है रिगार्डिंग न्यू कोर्सेज एक्सेट्रा आपको मिलती रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।